ओके। तो हमारा ना एक ग्रुप था, तो हम ग्रोथ के टूवर्ड्स सोचते हैं। अगर हम यहाँ पे किसी के साथ क्लब में बैठे या कुछ करें, तो उनका ऐसा होता है कि क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है। बट वहाँ पे आप जब बैठते हो कोरिया में और जब आप बातें करते हो, तो ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्या बिजनेस करें, ये आता है कि ग्रोथ कैसे करें। और जो नॉलेज वो लेके आ रहा है इस टाइम पे पंजाब में, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई भी नहीं है। बिकॉज कंपटीशन का ऐसा होना चाहिए कि आप अगर कनाडा जा रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ से कंपटीशन हाँ आएगा। जी, वहाँ पे है। बट अभी तक पंजाब में ऐसा नहीं है। आपको पंजाब में से आई थिंक सिर्फ 5 या 10% ही मिलेंगे जो लोग कोरिया पहुँचे हैं। जैसे आपने ना स्टार्टिंग में बताया था भी आप ना जैसे छोटे बिजनेस को मतलब लार्ज भी करते हो ना, उनको ग्रो करवाते हो जी। वो उसमें कैसे मैम आप वर्किंग रहती है आप? बिजनेस का ऐसा है कि आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई मॉड्यूल है, तो आप हमें वो चीज़ बताओ कि आपको उस चीज़ में क्या क्या चाहिए। ओके। और वो हमारी ड्यूटी है कि हम आपको ग्रो करके कैसे दें। जो हम लोग काफ़ी रील्स देखते हैं कि आप चावल का पानी फेस पे लगाओ ग्लो करेगा, वो लोग वो चीज़ खाते हैं। तो आप थोड़ा सा, जैसे आपका चावल का पानी है, आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप उसको खाओ। डेली बेसिस पे आप उस चीज़ को शुरू करोगे, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। अच्छा जी। तो लड़की का अपना है कि हम बोलते पराया धन है। आप सास के घर में जाओ, वो बोलती है कि तुम्हारा घर तो उधर है। लड़की का कोई घर नहीं होता है। तो लड़की का अपना घर, अपना फाइनेंस, अपना वजूद होना ज़रूरी है। नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं चांदनी भारद्वाज जी। नमस्कार। इनके साथ हम बात करेंगे इमिग्रेशन के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो मैम सबसे पहले हमें बताइए भी इमिग्रेशन के करियर में आप कैसे आए? इमिग्रेशन का करियर एक्चुअली मेरे लिए कोई करियर ऑप्शन नहीं था। आइडियली मेरा कोई गोल ही नहीं था इमिग्रेशन में आने के लिए। आई वॉज जस्ट लाइक कि जैसे लाइफ चल रही है चलने दो, जो हर एक स्टूडेंट का होता है। बट एट द पॉइंट एक आता है कि आपको ना समझ में आने लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, करनी है या नहीं करनी है। व्हेन यू गेट इनटू सम जॉब ना, तब पता लगता है कि अरे यार ये करना चाहिए। सो इमिग्रेशन में आई वॉज लाइक, मैं जस्ट लुधियाना आई एंड आई गॉट जॉब समहाउ इन इमिग्रेशन। तो वहाँ पे देखा कि जो लोग आ रहे हैं बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं कि चलो हम चलते हैं, हमें बाहर जाना है। और जब वो आ रहे हैं ना, तो कभी वो अपना घर बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अच्छा जी। एंड बहुत सारी मुशक्कत करके फिर वो अपने बच्चे को फाइल लगाने आते हैं इमिग्रेशन में। एंड इमिग्रेशन पार्टीज क्या करती है कि वो देखती है, उनको पता होता है कि ये बच्चे का रिजेक्ट हो जाएगा, बट स्टिल क्या जाते हैं कि चलो हम फाइल उठा लेते हैं। हाँ, हमारा तो हम अपनी सर्विस, फीस तो लें। हाँ, वो अपनी हमारा फीस के चक्कर में दूसरों का नुकसान करवाए। राइट। तो मतलब एक होता है कि चलो हमारी सैलरी निकल जाएगी, इन केस आप ऐसा सोच सकते हो। सो वो बस उस एक चार्ज के लिए वो बच्चे की फाइल ले लेते हैं, उनके पैसे लगा देते हैं, नो डाउट। एनी हाउ जब रिजेक्शन आती है तो फिर वो उनको रिफंड भी नहीं करते। तो जब मैंने वो चीज़ अपने जॉब प्रोफाइल में भी देखी कि इवन माई काउंसलर्स आर डूइंग लाइक दैट, तो मुझे लगा कि नहीं, कोई एक स्टेप लेना चाहिए कि थोड़ा सा हट के आए, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रखें कि हम और कैंडिडेट जुड़ पाए। तो ये इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आए कि चलो अगर ये चीज़ है एंड वी आर ऑनेस्ट, तो हम इसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब आपके कहने का भी जैसे लोगों का नुकसान हो रहा था, उसमें वो चीट कर रहे थे, तो आपने वो चीटिंग को दूर करने के लिए, है ना, भी एब्सोल्युटली लोगों को भी हेल्प कर सको। राइट। भी आप मतलब इसका ये अभी अगर किसी का वीज़ा नहीं लगना, चांसेस नहीं है, तो आप उनको मना कर देते हो? 100%। अच्छा जी। अगर उनका कोई चांस है कि हम उनको बड़ी कंट्री में नहीं लग रहा है, इन केस हमारे पास कोई छोटी कंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, देन वी विल गाइड अकॉर्डिंगली कि वो कैसे उनकी प्रोफाइल लगेगी, क्या उनको प्रॉफिट होगा, कैसे वो अपनी लाइफ वहाँ पे जी सकते हैं या अपने वर्क प्लेस एक्सपैंड कर सकते हैं। आइडियली उनको जो 100% श्योरिटी हम देते हैं वो उनके लाइफ के लिए देते हैं। वी डोंट जस्ट कंसल्ट फॉर मनी। नाइस। एक्चुअली मैम जैसे आपने बात की ना बड़ी कंट्रियों की, जी हमारे जहाँ पे लोगों को ना एक्चुअल में पता ही 2-3 कंट्रीज हैं जो है, राइट जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, है ना, या ऑस्ट्रेलिया हो गया। जी मतलब ऐसी और बहुत सारी मुझे लगता है कंट्रीज हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है अभी वहाँ पे भी फ्यूचर है, वहाँ पे भी स्टडीज है, राइट। नहीं मैम, उनके बारे में असल में मेरे को भी नहीं पता, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में।
रिसेंटली मैं अभी साउथ कोरिया गई थी एंड मैंने जब एक्सप्लोर किया तो मुझे पता लगा कि हमें सिर्फ बताया जाता है, क्योंकि हम लोग वो एक भीड़ देखते हैं कि ये भीड़ कनाडा जा रही है, हाँ जी। ये भीड़ ऑस्ट्रेलिया जा रही है और बिल्कुल। ये यूएसए जा रही है। तो हमारा माइंड क्या करता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए ही जाना है। उसके अलावा हमारे माइंड में कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। आप किसी स्टूडेंट को बोलोगे सर आपकी फाइल एलिजिबल नहीं है, बट स्टिल हम आपको माल्टा भेजते हैं, वो पहले बोला नहीं बहुत छोटी कंट्री है, अब मुझे कहीं और भेजो। ओके। सो क्या होता है कि हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है, बड़ी कंट्री, तो बड़ी कंट्री यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। बट उनके अपार्ट अगर हम देखें तो कोरिया इज़ फार बेटर देन दीज कंट्री। मैम मुझे लगता ही नहीं अभी पंजाब में से लोगों ने फाइल कभी सोचा होगा भी साउथ कोरिया, है ना वैसे। तो मुझे अभी तक ऐसे कोई केसेस आए ही नहीं पंजाब से जो पूछे कि हम कोरिया जा सकते हैं। मैम इसका मतलब थोड़ा हमें बताएंगे भी वो कंट्री कैसे बेटर है? कंट्री का हिसाब ये है कि वो वास्ट वे एजुकेशन में बेटर है, लाइफस्टाइल में बेटर है। जो चीज़ें आज हम इंडिया में सोच रहे हैं उनके पास ऑलरेडी है, वो उस लाइफ को जी रहे हैं। आज के टाइम में अभी हम लोग सोचते हैं चलो हम सोलर पैनल लगाएंगे, राइट, हम उसके लिए ऑप्शंस देखते हैं कि सब्सिडीज हैं या कैसे कैसे हम लोग बिल्कुल। करेंगे। हाँ जी। कोरिया में आपको वो चीज़ें बहुत पहले से आपको दी हुई है, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है ओके। कि आप खुद मत लगाओ, हम आपको ये सर्विसेज दे रहे अच्छा, हैं, मतलब सोलर वगैरह खुद ही लगाते हैं? सब कुछ। एंड उसकी लाइफ इतनी स्टेबल है कि आप बस जाओ, रहो, अपना काम करो, स्टडी करो एंड आप वापस आओ। आपको वहाँ पे अगर लाइफ स्टेबिलिटी भी देखनी है तो आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है कि कैसे रहूँगा यहाँ पे या कैसे जॉब ढूंढूंगा, कुछ भी नहीं। वहाँ पे फ्रेंडली नेचर है। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं तो कई व्यूअर्स के भी ये क्वेश्चन होंगे भी, सपोज करो एक बंदा कनाडा में रह रहा है और एक कोरिया में, जैसे आपने बताया, जी, तो उनमें मतलब एक्सपेंसेस का कितना डिफरेंस है? एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम आते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे भी इतनी है मतलब राइट, महंगाई? एक्चुअली करेंसी का डिफर जाता है। कैनेडियन करेंसी आपको 65-70 मिलती है, बट रैदर दैन कोरियन करेंसी जो आपको मिलती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो ओके। आपको वहाँ पे डॉलर्स के ही एक्सपेंस होते हैं, बट वो यूएसडी चलते हैं। ओके। तो जो चीज़ हमें कनाडा में $5 की मिल रही है, ओके। यहाँ पे हमें $3 की मिल जाएगी। बस इतना ही फ़र्क होता है, आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं मिलेगा उसमें। जैसे हमने कनाडा का लगवाना है तो बंदों को चाहिए भी 20-25 लाख होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें कितना बजट चाहिए होता है? यहाँ पे आपको मिनिमम बजट सिर्फ $10,000 to $15,000 का चाहिए। ओके, ये कितने बन गए? ये आपके 10 to 15 lakhs INR। ओके। और इसमें मैम फ्यूचर भी है, जैसे उधर बंदे देखते हैं भी पीआर वगैरह? पीआर के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप जो भी प्रोफेशन में जाते हो, आपको लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पे है, तो कनाडा में ऐसा है कि आप अप्लाई करके बैठ जाते हो। ओके। बट कोरिया में ऐसा है कि अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें शो करनी है ओके। कि आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते। फर्स्ट आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे। कोरियन गवर्नमेंट वो चीज़ देखती है कि आप कैसे उन चीज़ों को फ्लो कर रहे हो, कहीं आप उनके कंट्री में थ्रेट तो नहीं कर रहे हो। आप तो मैम वहाँ पे रहे भी हो, मतलब आपने जैसे बताया था मेरे को, या तो मैं मैम रही कैसा हूँ। वहाँ पे, मतलब जैसे वर्क वगैरह इजी मिल जाता है? वर्क आपको काफ़ी इजी मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंडली नेचर है, इंग्लिश स्पोकन लोग हैं, तो आपको मिल जाता है वर्क। बट डिपेंड करता है कि आप अगर प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो तो आपके पास एक वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। तो वैलिड एक्सपीरियंस के बाद अगर आपके पास जैसे 4-5 इयर्स का लॉजिस्टिक्स एक्सपीरियंस है तो आप लॉजिस्टिक्स में वे मोर बेटर कर सकते हो। इस पॉडकास्ट के बाद ना आपके पास काफ़ी इंक्वायरीज आने वाली हैं कोरिया को लेके। आई वुड लव टू। मैम जैसे ना मैंने कई कंट्रीज देखी हैं, वहाँ पे ना जैसे हायर स्टडीज़ के लिए पहले उसको ना ज्वाइन करने से पहले 1 साल उनको फ्री देते हैं। हाँ, भी आप ना अलग अलग जो मतलब काम होते हैं उनको देखो। लोग जैसे कारपेंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स, मतलब अलग अलग फील्ड्स देखते हैं अभी जो उनके लिए अच्छा है। अब मेरा एक फ्रेंड गया यहाँ से, वो वहाँ पर जाके ना कारपेंट्री का डिप्लोमा कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे इस काम को छोटा मानते हैं। इंडिया में अगर किसी ने कोई दरवाजे बनाया कुछ, उसको कहते हैं भी ये छोटा काम है। वहाँ पे बंदे इस चीज़ का डिप्लोमा करके फिर हाई लेवल पे स्केल है उनका। डिफर करता है कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं। हम्म। बिकॉज हम लोग यहाँ पे जैसे ट्रीट करते हैं कि आप बाकी बाहर देखोगे तो कारपेंटर्स का ऐसा है कि वो मार्केट एक लगी हुई है,
एंड उनका एक जो वे ऑफ ट्रीटमेंट भी है, तो हम भी ऐसे देखते हैं कि हाँ कारपेंटर है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक रिस्पेक्ट लाइन जो है वो बहुत मैटर करती है, जो हमें सीखनी चाहिए बाहर से। हम लोग इतना ज़्यादा एडवांस में चले गए हैं कि हम रिस्पेक्ट करना ही भूल गए चीज़ों को। तो हम अगर हम भी वो लेबर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी यहाँ पे वो काम करेंगे ही। एक्चुअल में ना मैम, ये यहाँ तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। जो हार्ड वर्क है, जो हाथ से काम करते हैं लोग, उनको तो हम शुरू से ही नहीं ऐसे मानते भी चल, वही डिफरेंस जाता रिस्पेक्ट है। नहीं देते। हालांकि अर्निंग ज्यादा वो करते हैं, नॉर्मल एक बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उससे ज्यादा बंदे कमा लेते हैं डेली के वेजेस जो होते हैं। राइट। और जैसे ना मेरा एक फ्रेंड गया था कनाडा, उसने ना वहाँ पे चूज किया ट्रकिंग बिजनेस। कहता मेरे को ट्रकिंग में बहुत बेनिफिट है वहाँ पे, मतलब उनका पे स्केल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम कोरिया की बात करें, वहाँ पे मतलब पे स्केल के लिए कौन कौन सी जॉब्स हमें प्रेफर करनी चाहिए? वहाँ पे ये होता है कि हमको जो जॉब्स हैं, अगर हम स्टडी परमिट पे हैं तो जॉब्स हमें बहुत इजीली मिल जाती है ऑन कैंपस। लाइक कैशियर हो गया, या ऑफिस बैकएंड हो गया, या फिर आप रिसेप्शन पे कहीं पे हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। जॉब मिलना और उसको एक वैलिडेट करना वो हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे अगर हम वर्क करके जॉब कर रहे हैं तो आपको जस्ट एक 5-6 हज़ार की या 8 हज़ार की मैक्सिमम सैलरी जो अभी चल रही है बिल्कुल वो मिलती है। वो भी आप पूरा 9 आवर्स करोगे तब। बिल्कुल। वहाँ पे आपको ये मिल जाता है कि आप अगर 1 आवर भी कर रहे हो तो आपको आवर बेसिस पे पे होता है, जिनकी सैलरी 1 आवर की 6,000 to 10,000 वैरी करती है। डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोफाइल में हो। अच्छा जी। तो आपका पर आवर का जो इनकम आता है वो 6,000 to 10,000 के बीच में वैरी करता है। मैम ये चीज़ तो ना मेरे को भी बहुत बढ़िया लगती है। जैसे ना वहाँ पे होता है अभी पर आवर के है ना जी। हिसाब से पैसे मिलते हैं। जी। अब यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है ना? मतलब लोगों के साथ वैसे भी धक्का होता है। 7 घंटे कह के कहते हैं चल आ भी कर दे है ना? हाँ, 8-9 होता घंटे है। तक खींच लेते हैं। मतलब शोषण होता है एक तरह से यहाँ पे। हाँ, बट कोरिया का स्पेसिफिक रूल है कि एक तो आपको 5 डेज वर्किंग मिलता है। ओके। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 4 डेज वर्किंग मिलता है। ओके। और अगर आप ऑफ हो तो उसके बाद आपको कोई भी आपको मतलब इंटीमेट नहीं कर सकता कि आप काम करो। ओके। जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हो तो ही आप काम पे आओगे। वहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको वो देख के बता देंगे कि अच्छा यू डोंट हैव अ गुड डे टुडे, सो जस्ट टेक रेस्ट। ओके। सो वो एक आता है जो हमारे पास कम है। लाइक हमारे एम्प्लॉयर्स है, तुम्हारी तबीयत खराब है, ओके गेट द कॉल, जस्ट कम एंड डू द वर्क, क्योंकि मुझे काम चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। कोरियंस डिफरेंट माइंडसेट है, इसलिए वो आज के डेट में हमारे से बहुत एडवांस है। तो मैम अब हम कोरिया के बारे में जानना चाहेंगे, जिन्होंने स्टडी वीज़ा लगवाना है जी। तो उनके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कोर्सेज में? आइडियली तो अगर आप जैसे अभी एआई सिस्टम्स चल रहे हैं, अगर आपको एआई में करियर देखना है तो कोरिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके। आपको बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए या आईटी सेक्टर है या एआई सेक्टर है तो आप कोरिया प्रेफर करो रादर दैन कि आप कनाडा, यूएसए या यूके में जा रहे हो। ओके। बिकॉज ये कंट्रीज हैं जहाँ पे हम इंडियंस ही बैठे हैं, बट कोरिया इतना एडवांस है कि आप वहाँ पे अगर एआई का भी हम लोग ए शुरू करते हैं वो लोग खत्म कर चुके होते हैं। यहाँ तो उनके भी पास यूज ही कर रहे हैं यही। अभी या तो हम सिर्फ चैट जीपीटी क्लाउड पे अटके हुए हैं। बिल्कुल। कोरिया इतना एडवांस है कि वो बहुत सारी चीजें सोच चुका है और वहाँ के स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं। हम किंडरगार्टन में सिखाते हैं एबीसीडी। एबीसीडी हमें 1st to 3rd तक करना पड़ता है। अभी हम वही करते होते हैं, टेबल्स लर्न करते हैं। बिल्कुल। बट कोरिया में ऐसा है कि जो किड्स है उनको पहले एक सोशल लाइफ दी जाती है ओके। कि आपको कैसा बिहेव करना है, आपको अपने घर में, बाहर आपके मॉरल्स क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत छोटे पे से सिखाई जाती है। नाइस। और स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो फर्स्ट थिंग हमारा मॉरल इंक्रीज होगा। ओके। जो चीज़ हम यहाँ पे हमारे घर वाले नहीं सिखा सकते वो चीज़ कोरिया सिखा देती है आपको। अच्छा जी। तो मॉरल इंक्रीज होगा आपका। सेकेंडली हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप वहाँ पे जो लर्निंग करोगे बहुत वास्ट लर्निंग है। आपको कैच करना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि आप इंडिया में क्या पढ़ रहे थे। जब आप वहाँ जाओगे तो आपको एजुकेशन पता लगेगी कि ओह दिस इज़ द एजुकेशन। मतलब एग्जैक्टली आप
माइंडली जो है बहुत वास्ट एक्सप्लोर करोगे कि अच्छा दिस इज द थिंग, दिस इज द एजुकेशन, फिर वो पावर आपको मिलती है कि आपको एग्जैक्टली क्या चूज करना है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बात की ना एजुकेशन की, इसके बारे में तो काफ़ी है भी। हमारी ना एजुकेशन कितने टाइम से वही पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, राइट, इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं? बहुत जरूरत है। जैसे आपने कहा बच्चे बाहर से है ना, हम्म, अभी एआई के कोर्सेज हो रहे हैं। हमारे जी, तो अभी एआई को पता ही नहीं है, अभी हमें तो जस्ट देख रहे हैं हम ऑनलाइन है ना, भी राइट, ऐसे करके वीडियोस बनती हैं या ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं। राइट। लेकिन एआई अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वास्ट फैलने वाला है कि नहीं? बहुत ज्यादा है। ठीक है। लाइक हम अगर बात करें, आज भी अगर हम किसी को बोलते हैं कि हमें कोर्स करना है, तो अगर हम उनको एआई कोर्स बोलते हैं, रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग देखा था किसी का, उनको जस्ट इंक्वायरी भेजी थी कि हमें एआई कोर्स के लिए चाहिए स्लॉट, एंड ही वाज लाइक कि एआई का करना है आपको, ओके, बट इसमें हम ना डिजिटल मार्केटिंग भी ऐड करेंगे एआई में, ओके। एंड एसईओ भी ऐड करेंगे। तो एआई में वो सीक्वेंस नहीं है नहीं है। कि आप उसको मैनुअली लेके जाओ। एआई बनाया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको बस प्रॉम्प्ट करोगे। आप बिल्कुल। उसको मैनुअल चीज़ों में नहीं लेके आओगे कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, तो तुम चेक करो। नो, एआई हमारे सुविधा के लिए है, तो बिल्कुल। हम एआई को एआई की तरह यूज़ करेंगे। बिल्कुल। जैसे पहले ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनको कितना कितने दिन लगते थे कोडिंग करने को। जी, अब ये कोडिंग मिनटों सेकंडों में कर देते हैं। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी जिनको बनाने में बंदे मतलब कम से कम 2-2 महीने लगाते थे, ये वेबसाइट अभी 10 मिनट में बन के तैयार कर देता है एआई, इजीली, है ना? तो इजीली। इसको तो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें, तो करियर ग्रोथ में एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज के डेट में अगर आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हो, तो भी आपको एक कंटेंट क्रिएटर चाहिए, एक बिल्कुल। डिजिटल मार्केटर चाहिए, साथ में आपको कोई मैनेजमेंट देखने के लिए चाहिए। बट आपके पास अगर एआई का नॉलेज है, ये 3 की सैलरी आप खुद अपने पास रख सकते हो। बिल्कुल। मतलब मैम जो एआई है, ये मतलब अभी जॉब्स खा रहा है लोगों की। जैसे अमेज़न हो गया, वो अपने है ना एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। राइट, और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, तो है ना 1 क्लिक से अब वेबसाइट्स बन रही हैं, 1 क्लिक से सब कुछ हो रहा है। तो अगर बंदे अपने आप को एआई के लिए नहीं रेडी करेंगे और खुद ये नहीं सीखेंगे एआई, तो फिर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है एक्चुअली। अगर आपके पास फाइनेंसेस है, तो आप एआई के जगह पे मैन पावर यूज़ करोगे। ओके। बट अगर आपके पास स्मार्ट ब्रेन है, तो आप मैन पावर की जगह पे एआई यूज़ करोगे। रादर दैन लाइक एक स्मार्ट बिजनेस पर्सन अभी इस टाइम पे वही है जिसको एआई का प्रॉपर नॉलेज है। हमें नो डाउट मैन पावर लगेगा, बट इन सम केसेस हमें एआई भी मैंडेटरी है। बिल्कुल। हम पैकिंग वगैरह है या मैनुअल वर्क है, वो हम एआई से नहीं करवा सकते। बट एआई की चीज़ें अगर हम मैनुअल्स को देंगे तो वो हमें काफ़ी टाइम लेगा। तो बीइंग अ स्मार्ट बिजनेस पर्सन, बेटर है कि आपको एआई ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हो या आपको एआई की अच्छी नॉलेज हो। तो जब आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो या आपको पता है कि आपने आगे चल के बिजनेस करना है, तो आप साथ में एआई का कोर्स भी कर लो। बिल्कुल। तो उसके लिए साउथ कोरिया बहुत बढ़िया कंट्री है ना? बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। और मैम साउथ कोरिया के बारे में जैसे आप बता रहे हो भी, वहाँ पे 5 डेज़ वर्क करना है ना, मतलब मेंटली भी बंदे बहुत रिलैक्स रहते हैं वहाँ पे ना? एब्सोल्युटली मेंटली तो रिलैक्स रहते हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं, हुँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हुँ। लाइक अब यहाँ पे लुधियाना में अगर हम देख लें, हमें कहीं पे अगर सेल्फी लेनी है तो हम पीछे देखेंगे, हाँ। तारे हैं, किसी का घर है, किसी का पील ऑफ हो रहा है, कहीं टाइल्स गिर रही है। वहाँ पे ना मैम एक चीज़ और नोट की मैंने, जैसे ना जो हमारे घर हैं और उनके जो घर बनने की सिस्टम है, वो ना एक सिस्टमैटिक से होता है। जैसे घर बने हैं, फिर जी। आगे पार्क आता है, फिर हम्म, आगे सड़क आती है ना, हम्म, फुटपाथ आते हैं, सब कुछ क्लीन होते हैं, एक नीट क्लीन चीज़ होती हैं। हमारे यहाँ पे कि जैसे किसी बंदे के कुछ थड़ी होगी, यहाँ पे कोई खंबा लगा हुआ है ना? किसी ने जी, घर ही टेढ़ा-मेढ़ा बना रखा है और ना कुछ जैसे स्ट्रीट्स का कुछ पैटर्न होता है। कहीं जाके स्ट्रीट्स आगे जाके बंद हो जाती हैं, है जी, ना? कहीं कुछ ऐसे मतलब हाँ। कोई बना ही नहीं है सिस्टम यहाँ पे। कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। आपको एक प्रॉपर मैपिंग मिल जाती है अगर आप वहाँ पे रहो। हुँ। जैसे, सॉरी, मैं वहाँ पे 1 ईयर थी। आपको मैपिंग मिल जाती है। अगर आपको रास्ते भी नहीं पता, हुँ। आप एक जस्ट ऐप यूज़ करके आपको अगर कहीं पे जाना है, तो आपका बाइक है या ऑटो है, आपके पास आ जाता है।
एंड वो आपको मैपिंग के अकॉर्डिंग लेके जाता है। तो आपकी जो मैपिंग है, आपको देखना नहीं पड़ता कि आपको किधर जाना है या क्या है। मैम आप 1 साल रहे हो वहाँ पे? हाँ जी। तो आप मतलब मैम क्या आपने कैसे प्लान आपको पहले ही पता था उसके बारे में, क्या आपने कुछ प्लान किया था अभी मैंने साउथ कोरिया जाना है? एक्चुअली मोस्ट था कि जैसे बीटीएस का एक क्रेज चला था ना, अच्छा, हाँ जी। तो वो बीटीएस के क्रेज की वजह से ही हम पहुंचे कोरिया में। ओके। कि हमें ये था कि हम भी देखें हुँ, कि बीटीएस है क्या चीज़, हुँ, इतना क्रेज है। लाइक कुछ होता है ना, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो तो आपको एक होता है कि क्या है एग्जैक्टली हुँ, क्या रूट्स है। तो वो चीज़ एक मन में था कि नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना ही है कि बस ये कंट्री इतनी ज़्यादा आगे कैसे जा रही है। तो फिर मैम आपने कैसे बीटीएस से आपने क्या सीखा? भी हाँ, सही है। वहाँ पे कैसे ग्लास स्किन होती है ना लोगों की। बड़े गोरे-गोरे लोग होते हैं वहाँ पे। एक्चुअली उनका खाना पीना अच्छा है, हमसे अच्छा। बहुत नेचुरल है। हम लोग सिर्फ ये मानते हैं कि वेजिटेरियन होना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट वहाँ पे लोग वेजिटेरियन है ही नहीं। वहाँ अच्छा। पे मोस्टली सी फूड्स यूज़ होते हैं। और जो वो लोग हम लोग यहाँ पे कोलाजन के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हुँ, वहाँ पे नेचुरल कोलाजन वो लेते हैं। जो सी फूड्स आते हैं मोस्ट प्रोटीन उनमें ही होता है। ओके, तो काफ़ी सी फूड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल कोलाजन होते हैं, तो ओके। वो हम लोग खा नहीं सकते। हुँ, बट वो लोग वही चीज़ें डेली रूटीन पे ले रहे हैं। अगर अच्छा। हम वेजीज में देखें तो स्वीट पोटैटो होता है, हुँ, हमारे यहाँ पे बहुत रेयर मिलता है, बट लोग ऐसे है कि अच्छा ये कौन खाएगा। तो हुँ, वो एक होता है कि हम नहीं खा सकते डेली। आप हुँ। कभी घर में लाओ तो उसको गेस्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं कि चलो आज आ गया है इसको आज खा लो। आज कोई ऑप्शन नहीं है तो आज ये दे दो, आज है खा लो। ना? बट उनका ऐसा है कि उनका डेली रूटीन है। ओके। उनके डेली रूटीन में स्वीट पोटैटो रहेगा ही रहेगा। ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में स्वीट पोटैटो होगा। और पॉडीग्रीज होती हैं। हुँ, आप देखोगे जो हम चावल का पानी बोलते हैं कि फेंक दो, हुँ, वो फेंकते नहीं हैं। ओके। चावल का पानी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हुँ, जो हम लोग काफ़ी रील्स देखते हैं कि आप चावल का पानी फेस पे लगाओ, ग्लो करेगा। हुँ, वो लोग वो चीज़ खाते हैं। ओके। तो आप थोड़ा-सा, जैसे आपका चावल का पानी है, आप उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के आप उसको खाओ। डेली बेसिस पे आप उस चीज़ को शुरू करोगे, आपकी स्किन ऑटोमैटिकली ग्लो करेगी। अच्छा जी। तो वो एक डेली रूटीन है उनका। हम कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट एग्ज़म्पशन में नहीं रखते कि अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो आपको लाइफ लॉन्ग नहीं देगा। आपके हेल्थ की जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ आपके खाने पे ही डिपेंड है। मैम जैसे मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि जैसे हमारे इंडिया में ना अभी लड़कियों को इतना मतलब आज़ादी नहीं है अभी, है ना? आप मतलब बाहर किसी और स्टेट में जाके काम करो या कुछ, है ना? आपने तो बाहर की कंट्री चूज़ की। तो ये मतलब आपके इतने गट्स कैसे आए आप में? एक्चुअली मैंने बचपन से अपने फादर को ही यूटिलाइज़ किया है, देखा है कि वो कैसे करते हैं हुँ, चीज़ें। बैकग्राउंड मेरा आर्मी ऑफिसर्स का है, ओके। क्योंकि हमारे घर में सारे ही आर्मी से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, हुँ, बिज़नेस में हैं। तो मैंने अपने फादर को वो चीज़ देखी है कि वन्स उनको अगर ऐसा लगता है कि वो उन्होंने करना है, हुँ, देन वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि क्या ओके। रिज़ल्ट आएगा। हुँ, एंड वही चीज़ मुझ में थी कि मुझे वो चीज़ करनी है, मतलब करनी है। ओके। सो काफ़ी बार प्रॉब्लम आई कि मेरे घर वाले फिर ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमने मैरिज करानी है, बिकॉज़ होता है सारे ही घर में, हम लोग बहुत हुँ, कंज़र्वेटिव फैमिलीज़ में हाँ रहते जी। हैं। हुँ, तो उनका था कि ग्रेजुएशन हो गई, हुँ, शादी करो। बिल्कुल। तो वो जब प्रेशर आया ना शादी का, हुँ, आई वाज़ कंप्लीटली इन माय माइंड कि नहीं, शादी नहीं है मेरे लिए। ओके। बिकॉज़ मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ। नो डाउट आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली। एक फैमिली जहाँ पे हर एक चीज़ है, हुँ, फाइनेंशियली प्रॉपर है, घर से भी प्रॉपर है, प्रॉपर्टीज़ में भी प्रॉपर है। हुँ, बट मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज अभी मैं अपने घर में हूँ, तो आई एम नोन एज़ भारद्वाज। हुँ, बट कल को मैं शादी करके किसी और के घर में जाऊँगी तो उनका सरनेम लगेगा। हुँ, बट वेयर एम आई? मेरा नाम नहीं है कहीं पे भी। हुँ, अगर आप मुझे आज पूछोगे कि आप आज मुझे आपने यहाँ पे पॉडकास्ट में बुलाया, हुँ, आपने फर्स्ट नेम जो लिया कि आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चांदनी भारद्वाज को। हाँ जी। आपने ये नाम नहीं बोला कि आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके डॉटर को हाँ जी। या उनके वाइफ को, बट एक हुँ, नाम आया कि बिल्कुल। चांदनी भारद्वाज को। सो वो एक नाम बहुत मैटर करता है एक लड़की के लिए। तो बेटर कि आप किसी रिलेशनशिप में या शादी के इसमें जाने से बेटर है कि आप पहले खुद को इंडिपेंडेंट करो
कि आपको अगर कोई नाम भी ले तो आपके फादर से या आपके हस्बैंड से नाम ना ले, बिल्कुल। आपको आपके नाम से नाम ले। एक चीज़ मैम मैंने नोट की, जी। जैसे अगर किसी में हो ना ये जज्बा भी मैंने अपना नाम बनाना है, तो फिर उसमें अपने आप मतलब एक एनर्जी पावर आ जाती है काम करने की, है ना। एब्सोल्युटली। अगर अगर नहीं है, अगर सपोज करो अब वही पेरेंट्स पूछें लड़की से भी हम तेरी शादी करवा दें, देख लो, वहाँ पे ना जो कंफर्ट जोन है जो उसकी, वो उसके दायरे में ही रह गई, हाँ है ना। अब फिर वो वैसे ही चलेगा जैसे आपने कहा। अब हाँ। वो फिर पहले पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी, अब फिर वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब ऐसे रहेगा लाइफ। हमें ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं। काफ़ी गर्ल्स को आज के डेट में तो मुझे लगता है कि उनका ना एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल्स ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मैरिज करके जाते हैं ना तो गर्ल्स की टेंडेंसी ऐसी होती है कि अब वो मेरा खर्चा उठाएगा, हाँ राइट? मुझे उससे खर्चा लेना है। आप अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते। इन केस अगर आपने गलती से कॉल कर दिया, डैड 1500 चाहिए, 2000 चाहिए, आपको वहाँ से एक नोटिफाई आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, कि उसकी शादी होगी, उसने फ़ोन करके मुझसे 2000 मांगे थे। नो डाउट वो आपकी डॉटर है। उनको टेंशन भी होगी भी हाँ। पता नहीं क्या हो गया ना जो उसको राइट। मांगने पड़ रही है। हाँ सो वो एक चीज़ आता है। तो लड़की का अपना है कि हम बोलते पराया धन है। आप सास के घर में जाओ, वो बोलती है कि तुम्हारा घर तो उधर है। लड़की का कोई घर नहीं होता है। तो लड़की का अपना घर, अपना फाइनेंस, अपना वजूद होना ज़रूरी है, बिल्कुल। ताकि आपको दोनों तरफ से कोई कहे ना कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तो हमें पता हो कि हमारा है। आजकल ना मैम जैसे टाइम है, मुझे लगता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही मिलजुल के बराबर ही चलना पड़ेगा। जी। अगर सिंगल बंदा कमा रहे हैं तो आज की जिस हिसाब से महंगाई है, खर्चे, वैसे हाँ। भी नहीं गाड़ी चलनी। आप नहीं कर सकते। हाँ जी, फिर पर बर्डन आएगा पूरा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ लड़कियों में ही हैं कि लड़कियां देखती हैं कि बंदा कमाता हो। आज के डेट में जो अभी रिसेंट मेरे साथ लास्ट भी हुआ, तो अब लड़के देखते हैं कि लड़की कमा रही है कि नहीं कमा रही है। अच्छा जी। बिकॉज ये मेरे लास्ट रिलेशनशिप में हुआ है। एंड उनका ऐसा था कि लड़का वॉज काफ़ी लेजी। उसके पास ऐसा नहीं है जॉब नहीं है या कुछ नहीं है, बट ही इज़ काइंड ऑफ लेजी। ओके। सो ही नीड्स के हाँ मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो वो एक है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप लेजी हो, कि आप डिपेंड हो रहे हो, तो वो एक गलती है। कुछ ऐसी अगर आपके पास सिचुएशन है कि आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ओके बिल्कुल। देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो आई शुड सजेस्ट या सपोर्ट। बट आप करना ही नहीं करना है, दिल चाहते ही नहीं हो, कर रहा है काम करने का, फिर तो वो मुश्किल गलती है। हाँ जी। तो हमें वो चीज़ सोचना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों कमाओ, दोनों साथ में ग्रो हो, वो एक हैप्पी लाइफ के लिए है। बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा, आपकी मैरिज भी अच्छी चलेगी। बट आप सोचते हो कि नहीं मेरा तो चलो थोड़ा सा इनकम आ रहा है, बट मैं तो उस पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे पता है कि उसकी सैलरी आ रही है, तो वहाँ पे हमारी गलती है। फिर वो अगर काम करना भी चाहेगा वो तो भी नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा। मेरा चल रहा है, गाड़ी चल रही है ना, ऐसे। तो और यहाँ पे तो मैम फिर गड़बड़ी है, फिर क्योंकि मोस्ट मैरिजेस यहाँ पे ऐसी ही हो रही हैं और टूट भी इसी वजह से रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आते हैं कि चलो एक कमा रहा है, हाईएस्ट सैलरी है, चाहे लड़का है लड़की है, वो सैलरी देख के आते हैं या उसका जॉब प्रोफाइल देखेंगे या बैकग्राउंड देखेंगे कि ठीक है वो बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियल्स में, शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगती हैं, क्योंकि अब आप 24/7 उसको देख रहे हो, उसकी हरकतें देख रहे हो, एंड आपको फिर लगता है कि यार ये चीज़ें तो नहीं होनी है। तो जो अब वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाला है ना, उसको ये चीज़ पिंच करती है कि यार ये कर ही नहीं रहा, इसके पास ऑप्शन ये है फिर वो भी नहीं सोचता कर भी रहा है। मैं ज्यादा कर रहा हूँ ना, हाँ भी ये हाँ हो, क्योंकि हाथ को हाथ है, थोड़ी बहुत तो हाँ, करना चाहिए। फिर वो कहीं पे अगर थोड़ी भी किचकिच हुई तो वो डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो बिल्कुल। आपको दोनों को, अगर रिलेशनशिप है, अगर मैरिज का है या मैरिज है, तो आप दोनों को एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लगाने चाहिए। और फाइनेंशियल्स हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कमा रहा है तो वो मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करे, या वो कमा रही है तो मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करे। क्योंकि आप बचपन से जिनके साथ ग्रो हो रहे हो, आप कमा रहे हो, उनको दे रहे हो, वो आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल। बट आप कमा रहे हो, अपनी फैमिली को दे के आपके पास एक्स्ट्रा है, फिर आप सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक लाइबिलिटी है। बिल्कुल।
आप उसके अलावा नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते। हाँ जी। अगर आप खुद पार्टनर हो के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं वो कमा रही है, मेरी फैमिली को क्यों नहीं देख रही या क्यों नहीं देख रहा, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि उसने तो उसने अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी नहीं किया ली। फैमिली। वो तो ऐसे हुआ ना भी लड़के से फैमिली भी अडॉप्ट कर ली। वो अडॉप्शन नहीं है, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। हम्म। बट रीसेंट जो चल रहा है ये ऐसा ही चल रहा है, चाहे लड़का है लड़की है, फाइनेंशियल्स देख के शादी कर रहे हैं और एक पॉइंट पे आके वो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, तो फिर उनको लगता है कि हाँ लड़की गलत है या लड़का गलत है। एंड देन सोसाइटी एक चीज़ में है कि काम कर रहे हो तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा। बट मैम असल में ना वो तो ब्रेक होगा ही जहाँ पे ना हम किसी के साथ किसी लालच से जुड़ रहे हैं, जी, क्योंकि वो लालच तो फिर बढ़ेगा ही, वो पूरा नहीं होगा कभी, पूरा नहीं होता, कभी है नहीं ना? होता। क्योंकि वो तो ऐसे होता है, अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, ये हाँ, मिल गया, ये। आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको पता है कि हाँ मुझे इतनी चीज़ सफिशिएंट है। हाँ जी। बट आप मेहनत नहीं कर रहे हो और किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। मतलब आप ये चीज़ से भी गुजरे हो इस टाइम। बहुत बहुत वर्स्ट था वो मेरी लाइफ का नाइटमेयर। एंड आई थिंक जो चीज़ हुई बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जब तक वो लड़का था मेरी लाइफ में मेरी सारी चीज़ें इतनी खराब जाती थी कि काम बनते बनते बिगड़ जाता। तो आई थिंक, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट पनौती ही था वो ज़िंदगी में। मतलब उसके जाने के बाद मेरा टचवुड बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ। एंड लास्ट जो हमने 25 में सेल की अपनी, हमारा 2.3 CR का क्रॉस हुआ वाह। प्रॉफिट। सो Nice. आई थिंक उसका जाना बहुत ज़रूरी था। समटाइम्स पनौतीज आर रिमूव्ड बाय गॉड, तो हाँ जी, बोर्ड वो पे चीज़ें साइन देते बहुत हैं भी, हाँ अच्छी अभी इसको छोड़ो। थी। जी, सही है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हुआ, उसका जाना बेहतर था। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अगर वो चला भी गया सो के। बाकी मैम जैसे आपने बताया भी हमें कुछ ना कुछ लाइफ में मोटिव होना चाहिए, है ना? हाँ, कुछ मतलब एक मिशन एम लेके चलें तो हम्म, फिर मतलब ग्रोथ भी होती है ना? बहुत। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है ना? हाँ, और जैसे आपने बताया अभी, जैसे मतलब कुछ सोच के चलें तो हम उस पे मेहनत करते हैं, फिर हमें ज़रूर अचीवमेंट मिलती है, जैसे आपने किया है ना? अभी आप मतलब जैसे लोगों के बारे में भी हेल्प कर रहे हो, मतलब लोगों को सही बताते भी हो, अगर आपका वीज़ा लगना भी है, जी, आपकी वो कंडीशन पूरी भी हो रही है कि नहीं, है ना? मतलब वैसे गलत गाइड नहीं करते लालच के पीछे। बिकॉज आज आप मेरे पास क्यों आओगे? अगर आपको ट्रस्ट है आप तभी आओगे, बिल्कुल। और वो मेरी ड्यूटी है कि आपका वो ट्रस्ट नहीं टूटे। सही है। अगर आप किसी से सुन के भी आए हो कि हाँ विस्ता विजादो ने इनकी फाइल लगाई थी और वो गए हैं बाहर, उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, तो आप सोच के ही आओगे कि हाँ इन्होंने उसकी फाइल तो लगाई थी, लगाई थी। तो आपका एक ट्रस्ट बना है हमारे ऊपर। तो वो पूरी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको एक ट्रांसपेरेंसी दें बिल्कुल। कि हरदीप जी आपका ये फाइल है, ये सेगमेंट है, ये अमाउंट है, ये चीज़ें लगेंगी आपको, एंड स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। बिल्कुल। तो हरदीप जी को क्या है कि हरदीप जी बोलेंगे ठीक है मुझे क्लियर है, मतलब एक पूरा चार्ट है आपके सामने। हाँ, सामने सब कुछ क्लियर, हाँ, ट्रांसपेरेंसी है हर एक चीज़ कि में। आपको वो चीज़ पता है कि अच्छा मैं ये स्टेप लूंगा तो ये चीज़ आएगी। हम्म, तो आपको हर एक स्टेप पे पता है, आपको थर्ड पर्सन नहीं पूछना पड़ रहा कि यार मैं उधर गया था कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपके माइंड में नहीं आएगी। बिल्कुल। और वही चीज़ हमारी होती है कि विस्ता विजादो एक कैंडिडेट को कैंडिडेट की तरह नहीं ट्रीट करके अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है, नाइस। कि हम सोचते हैं वो हमारा बच्चा है, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो घर का बच्चा है फिर। बिल्कुल। और विस्ता विजादो एक फ्लाइंग होम है, नाइस। तो हमारे लिए वो बच्चा ही है। मेन आप मतलब स्टडी वीज़ा से ज़्यादा डील कर जी, रहे हो ना जी? बिकॉज एजुकेशन ग्रुप करेगा और आगे जो फ्यूचर आ रही है हम उसको जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो चीज़ वो लोग सोच के जाएंगे, हम लोग उनको जो चीज़ शेप में डालेंगे वो वही शेप लेंगे। बिल्कुल। आज हम उनको ऑनेस्टी सिखा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, वो लोग आगे जाके वही चीज़ करेंगे कि वी हैव सीन दिस थिंग, तो हम अपनी लाइफ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप अपने अराउंड में कई सारी बुरी चीज़ें भी देखोगे, अच्छी बिल्कुल। चीज़ें भी देखोगे। बेटर है कि आप अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लो। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि विस्ता विजादो है तो बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। हमारे अंदर भी कई खामियां हैं, कई बार हम भी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते, हाँ जी। बट थिंग इज कि हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं, हम ठीक है। कैसे अपने स्टूडेंट को वो चीज़ समझाते हैं। बिकॉज हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम एक जगह बैठ के बात करते हैं कि यार ये चीज़ है, ऐसा है। वही चीज़ हम अपने स्टूडेंट के साथ करते हैं कि अगर उसका रिफ्यूज़ल भी आ रहा है
तो हम उसको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न Reason है। है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो रिजेक्शन केस में भी ऐसा है कि अगर हमने सर्विस चार्ज ले लिए तो हम रिफंड कर देते हैं और वो 100% रिफंड जाता है। ओके। तो उसकी ऑप्शन है अब कि उसने हमारे पास वापस आना है नहीं आना है, बिकॉज इट्स हिज चॉइस कम्प्लीटली। ओके, मतलब अगर किसी की रिजेक्शन आ गई तो आप उसके पैसे रिफंड कर देते हो? एब्सोल्युटली 100% रिफंड जाएगा। वाह! तो हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम नीचे दे देंगे। जी और बिल्कुल। ज़रूर जिन्होंने है ना साउथ कोरिया जाना हो तो वो जी तो ज़रूर आपके साथ मतलब बात करेंगे। एब्सोल्युटली क्योंकि ना जैसे अगर वहाँ से एआई सीख के अगर वो इंडिया में भी आते हैं तो उनके लिए हम्म। बहुत बेनिफिट रहेगा। मुझे तो लगता है ये बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में इंडिया मार्केट है। एक्चुअली अगर कोई सीख के आ रहा है तो वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर कर सकता सकता है, है। बिकॉज उसके पास नॉलेज है। हम्म। और जो नॉलेज वो लेके आ रहा है हम्म। इस टाइम पे पंजाब में उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई भी नहीं है। हाँ। बिकॉज कंपटीशन का ऐसा होना चाहिए कि आप अगर कनाडा जा रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ से कंपटीशन हाँ आएगा। जी, वहाँ पे है। बट अभी तक पंजाब में ऐसा नहीं है। आपको पंजाब में से आई थिंक सिर्फ 5 या 10% ही मिलेंगे जो लोग कोरिया पहुंचे हैं। अच्छा, बिकॉज मैं 1 साल थी, 1 साल में मुझे सिर्फ 1-2 लोग ही मिले एक दो लोग ही। हाँ, मतलब जहाँ पे 10% भी आपने ज़्यादा कह दिया। कम ही क्योंकि है। उनका भी ऐसा था कि वो भी बिजनेस फॉर्म पे ही थे वहाँ पे। ओके। तो हमारा ना एक ग्रुप था, तो हम ग्रोथ के टुवर्ड्स सोचते हैं। अगर हम यहाँ पे किसी के साथ क्लब में बैठे या कुछ करें तो उनका ऐसा होता है कि क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है। बट वहाँ पे आप जब बैठते हो कोरिया में और जब आप बातें करते हो तो ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्या बिजनेस करें, ये आता है कि ग्रोथ कैसे करें। बिजनेस कोई भी हो, हम ये सोचते हैं ग्रोथ कैसे करें। हम यहाँ पे सोचते हैं बिजनेस कैसे करें। बिजनेस का होता है कि आपके पास कस्टमर आना चाहिए, बट वहाँ होता है कि ग्रोथ होनी चाहिए। कस्टमर तो आए पर आपके साथ वो हम कस्टमर भी प्लस ग्रो करे। कुछ उसको प्लस दें साथ में। हाँ, कि उसकी भी ग्रोथ हो, हमारी भी ग्रोथ हो। वो ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे। तो बिल्कुल। वो बहुत अलग डिफरेंट ही वर्ल्ड चलता है वहाँ पे कि आपकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है। आप 6 महीना साउथ कोरिया में रह के आओ, आप वहाँ वापस आओ, आपको लगेगा ये क्या बातें चल रही हैं। आप जोन आउट हो जाओगे इंडियन बातों से। आपको लगेगा यार बहुत पीछे चल रहे, थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो ऐसा होता है। चलो धीरे धीरे हो जाएंगे शायद आगे, है ना, जी। 10-20 साल में। जो आगे जेंजी है शायद वो है ना कुछ करें। आई थिंक जेंजी विल चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड और जो अर्थ ऑफ पावर है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो जेंजी, आई थिंक हमें वो जेंजी चीज़ बननी चाहिए थी जब हमने स्टार्ट किया है चीज़ों को। आई थिंक 2010 से ही हमें वो चीज़ें इवॉल्व करनी चाहिए थी बिल्कुल। जो आज जेंजी कर रहे हैं। वो ए- बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअल में ना इनको बाय बर्थ मिल गए हैं ये जो टेक्नोलॉजी है ना। हाँ हमें 10th के बाद +2 वगैरह में हमें आईफोन वगैरह मिले। तो हम हाँ टेक्नोलॉजी में थोड़ा उस टाइम थे। हाँ हमारी भी थोड़ी शांतमयी जिंदगी रही है। हाँ। आज के लोगों का तो तेज तर्रार नहीं है। है ना, फट आज से। के टाइम में आप बस सेकंड लगता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, यहाँ देखो देखो क्या हो रहा है, वो हाँ। होता है। मैंने जैसे आपने बताया अभी आपकी फैमिली में सभी आर्मी में से हैं, है ना, आपका काफ़ी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और आप मनी वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। जी। तो जैसे जो आगे आपने जो अपनी लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, तो अगर उसका इतना फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना हो और वो मनी वाइज इतना स्ट्रॉन्ग ना हो आपकी तरह, तो आप फिर उससे शादी करवाएंगे ऐसे पर्सन से कि? ऑफ कोर्स करवाऊंगी। अच्छा जी। बिकॉज आई थिंक मैरिज के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या फाइनेंसेस नहीं चाहिए। ओके। जो चीज़ आपको रिलेशनशिप में चाहिए वो एक लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है। ओके। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस ये 2 चीज़ें हैं ओके। और एक सफिशिएंट जॉब है, स्टिल आपकी लाइफ बहुत हैप्पी चलेगी। तो इसी के साथ मैं मतलब पूछना चाहूँगा, अभी मेरे को पूरा क्लियर ही बताओ। जैसे ना आपने आपने इतना बढ़िया बिजनेस भी कर रहे हैं ना आप, जी। तो एक जो पार्टनर है, आइडियल पार्टनर वो कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा जो पार्टनर हो वो होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मेरे लिए पार्टनर होना चाहिए वो एक सपोर्टिव होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिकॉज मेल ईगो नहीं आनी चाहिए। ओके।
कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि मेल ईगो आ जाती है कि वो इतना कमा रही है, और कई बार जब लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी वाइफ ज़्यादा कमा रही है या तुम्हारी वाइफ का ज़्यादा नाम है, तो मेल ईगो कहीं ना कहीं वो टच होती है। तो मुझे वो मेल ईगो नहीं चाहिए। तो मुझे जो पार्टनर चाहिए वो सपोर्टिव हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, बस दैट्स इट। उसके लिए मैं जंग कर लूंगी दुनिया से। क्या बात। ईगो तो जैसे मैम आपने बताया भाई, ईगो तो कोई भी रिलेशनशिप में आ जाए वो खराब ही कर देती है, जी कि नहीं? बिल्कुल। बाकी चलो मैम, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। मतलब कई कई लोग लड़कियों का माइंड होता भी नहीं, मेरे से ज़्यादा कमाने वाला होना चाहिए, नहीं मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बैकग्राउंड होना चाहिए, जी मतलब ऐसे देखते हैं कई लोग। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो वो मेरे लिए मतलब एक सपोर्ट होगा, कोई लैडर नहीं होगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। मतलब मेरे लिए वो एक लैडर नहीं है, मेरे लिए वो एक एड ऑन है, एक सपोर्ट सिस्टम है, एक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है कि ओके आई हैव गॉट हिम। एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आप साउथ कोरिया के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया, जी ऐसी कोई और ऑप्शंस भी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हो, बढ़िया हो? आइडियली हम लोग तो काफ़ी कंट्रीज़ में करते हैं, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओके एंड इसके अलावा हम यूरोपियन कंट्रीज़ भी करते हैं ओके एंड गल्फ कंट्रीज़ भी करते हैं। ओके तो यूरोप का ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपका बजट लो है या आपका गैप बहुत ज़्यादा है तो आप गल्फ कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ उठा सकते हो। ओके तो मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर वो बिजनेस क्लाइंट्स हैं तो मैं उनको दुबई रेफ़र करती हूँ, बिकॉज दुबई में उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट थिंग, आपको टैक्स नहीं पे करना। आप जो कमा रहे हो वो आपका अपना खुद का है, आप किसी को दे नहीं रहे। अच्छा जी, मतलब इंडिया में तो है, यहाँ पे टैक्स भरते ही रहते हैं लोग। इंडिया में अगर आप कमा रहे हो तो आपको उसका कुछ परसेंट हर एक को देना है, हाँ जी। तो वो आपकी खुद की मनी नहीं है। बट ये डिफरेंस मैंने देखा बिकॉज मैं 6 मंथ थी दुबई में, ओके एंड ये डिफरेंस बहुत अच्छा था कि आप जो इंडिया में कमा रहे हो ना, आपको पहले टेंशन होती है कि अरे अगर इतनी अमाउंट आ गई पहले टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो टैक्स वाला जो सिस्टम है ना, वो पहले ही डरा देता है। बिल्कुल। बट दुबई में अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ अमाउंट कुछ अच्छी आने वाली है, तो आप ना खुश हो जाते हो, क्योंकि वो पूरी अमाउंट आपकी है। आपकी है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स मैम ये नहीं बात तो है। मेरे को बहुत अच्छी लगी कि दुबई की भी, वहाँ जी, पे कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं है। आपको बस एक वैलिड लाइसेंस चाहिए। अगर आपने बिजनेस करना है वहाँ पे, ओके आपके पास वैलिड लाइसेंस चाहिए होता है ओके। और सफिशिएंट फंड चाहिए, तो अच्छा, आप वो वहाँ भी पे मैम बिजनेस आप करते हैं। अवेलेबल करवाते हो, मतलब जैसे किसी ने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना हो? जी, हम सपोर्ट देते हैं, मतलब स्टार्टिंग सपोर्ट हम उनको देते हैं। जैसे उनको लाइसेंस चाहिए या ऑफिस स्पेस चाहिए, तो उनके लिए हम हेल्प करते हैं। ओके बट आई सजेस्ट कि अगर किसी को बिजनेस करना है या किसी को अभी रिसेंट कुछ ऑप्शन स्टार्ट करना है, तो इंडिया के बजाय वो दुबई में स्टार्ट करे, ज़्यादा बेनिफिशियल है ओके। कि उसका इनकम सोर्स वहाँ से ज़्यादा फिक्स्ड है। जैसे आपने ना स्टार्टिंग में बताया था भी, आप ना जैसे छोटे बिजनेस को मतलब लार्ज भी करते हो, है ना, उनको ग्रो करवाते हो, जी, वो उसमें कैसे मैम आप वर्किंग रहती है आप? बिजनेस का ऐसा है कि आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई मॉड्यूल है, तो आप हमें वो चीज़ बताओ कि आपको उस चीज़ में क्या क्या चाहिए, ओके और वो हमारी ड्यूटी है कि हम आपको ग्रो करके कैसे देंगे। जैसे अभी रिसेंट हमारे पास ई कॉमर्स का था, ओके तो ई कॉमर्स जब आया हमारे पास प्रोडक्ट्स को लेके, तो वो सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे। ओके तो उनको मार्केट में लेके आना, उनकी ब्रांडिंग करना, उनको प्रमोट करना, तो वो हम आपको सारा कुछ करके देते हैं कि वो एक ग्रोन बिजनेस हम आपको हैंडओवर करेंगे, ताकि आपको फिर बैकएंड पे जाके ना देखना पड़े कि आप उसको कैसे ग्रो करोगे। नाइस। तो जो भी आपका बिजनेस है, आप बस हमें सीड दो, उसको फ्रूटफुल बना के हम आपको देंगे। मैम जैसे आपने स्टडी वीज़ा के बारे में बताया, बिजनेस है ना, दुबई बताया, अब कईयों का ना ऐसे होता भी, उन्होंने वर्क परमिट चाहिए, वर्किंग वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऐसे आपके पास है कोई ऑप्शंस अवेलेबल? जी, हमारे पास है ये ऑप्शन। रिसेंट अभी चल रहा है 482 सब क्लास, ओके तो उसमें आप कर सकते हो। आपका मतलब एज जो है 18 टू 45 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ओके एंड वो सारा प्रोसेस हम आपको करके देते हैं। उसमें आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। ओके। और जी वो आगे जाके फर्दर बंदा एक्सटेंड भी करवा जी सकता है? जी जी, बिल्कुल वो चलो ये करवा तो बहुत सकता है। अच्छा बताया आपने।
मतलब जो जिनको ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा चाहिए वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना जी, हमसे। बिल्कुल। अच्छा। तो मैम इसमें कोई पीआर के चांसेस वगैरह भी रहते हैं फिर? जी, पीआर हो जाती है उसमें। जैसे आप 4 इयर्स का कंप्लीट कर लेते हो अपना टेन्योर, तो उसके बाद आप पीआर कर सकते हो। तो ये मेन यही इशू होता है भी बंदे को पीआर चाहिए है ना, तो अगर मिल रही है तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, एंड स्पेसिफिकली ये बड़ी कंट्री है। जैसे बिल्कुल। हम पंजाबियों को लगता है कि हाँ, बड़ी कंट्री, हाँ जी, तो बड़ी कंट्री में पीआर पॉसिबल है। बिल्कुल। चलो चाहे किसी ने बड़ी कंट्री में जाना हो या किसी ने स्मॉल ब्यूटीफुल कंट्रीज में है ना, यूरोप वगैरह कहीं पे भी, जी। साउथ कोरिया या कुछ भी जाना हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। चलो मैम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातें करके। तो हम हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी है ना साउथ कोरिया के बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे जी, और उनका माइंड सेटअप आज चेंज भी हुआ होगा, उनको नई चीज़ें के बारे में पता लगा साउथ कोरिया के बारे में, जी, तो वो जिन्होंने भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। जी, बिल्कुल। मेरी तो आप टीम हमेशा उनके साथ रहेगी। अगर उनको कुछ भी चाहिए तो टीम उनको अपडेट कर देगी। बिल्कुल, तो आप कांटेक्ट कीजिएगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैम आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।